नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है वीकेंड चर्चा का। लोकसभा चुनाव में सभी को साधने के विफल प्रयास और उससे निकले नतीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बिना किसी लाग लपेट के लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने से मिले राजनीतिक लाभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक अब खुलकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साधने की उदारवादी रणनीति अपनाई, लेकिन पार्टी की ये रणनीति काम नहीं आई। मुस्लिम मतों को अपने पाले में करने के लिए बिना भेदभाव के सभी को मुफ्त राशन और प्रधानमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के बावजूद पार्टी मुस्लिम मतों में सेंधमारी तो नहीं कर पाई, लेकिन इससे उसका सहेजा गया हिंदू वोट बैंक भी बिखर गया। नतीजा ये रहा कि बीते 2 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने वाली भाजपा को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों की बैसाखी की जरूरत पड़ गई। लोकसभा चुनाव में मिली असफलता पर हुए पार्टी के मंथन में भी ये बात सामने आई, लेकिन सबका साथ और सबका विकास के नारे पर काम कर रहा पार्टी केंद्र तत्व फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में असहज दिखा। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा देकर हिंदुत्व का कार्ड खेला तो चुनाव का पूरा नजारा ही बदल गया। योगी के एक नारे ने कांग्रेस के जबड़े से जीत छीन ली। इसके साथ ही भाजपा के सामने भी साफ हो गया कि देश की बहुसंख्यक जनता उन्हें हिंदुत्व के मुख्य अलमबरदार के तौर पर ही देखना चाहती है। आपको सुनाते हैं पहले वो शब्द जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और आरएसएस के प्रमुख ने क्या कहा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय पे भाजपा बिखर गई थी। भाजपा एक तरह से विपक्ष के दांव पर चली गई थी। विपक्ष का मुद्दा था कि दलितों को और मुस्लिमों को अपने पाले में लेना। उसी एजेंडे पे चलती हुई भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियां शुरू की थी, जिसे लेकर भाजपा ये पूरी तरीके से भी भूल गई थी कि उसका जो मेन एजेंडा रहता था वो हिंदुत्व को लेकर रहता था। सबका साथ सबका विकास लेकर चलने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को उसकी करारी हार भी देखनी पड़ी, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम और दलित भाजपा से नाराज दिख रहे थे तो उनका वोट तो वैसे ही भाजपा के पाले में नहीं आया, लेकिन सबका साथ सबका विकास करने के चक्कर में हिंदुओं को भी भाजपा ने कहीं ना कहीं नाराज कर दिया, जिसका असर इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को झेलनी पड़ी थी। भाजपा को लोकसभा चुनाव में वो बहुमत नहीं मिला जो पिछले 2 बार से मिल रहा था, और इस बार अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा को दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा था। वहीं देखें तो इस बार के हरियाणा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालने के लिए दिया गया था, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर थी और कहीं से भी जीतने की कगार पे नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में भाजपा के बड़े चेहरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर यह दावेदारी रखी कि वो हरियाणा चुनाव की साख संभाले। हरियाणा में अपने बयान पे मुख्यमंत्री ने ऐसे भाषण दिए जिसका असर वहां के सभी हिंदुओं में दिखा। उनका कहना था कि अगर कटोगे तो बटोगे। उनकी ये लाइन मानो हिंदुओं के अंदर एक तार झकझोर के रख दिया, और उसी का नतीजा हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला कि कांग्रेस जो अपने आप को जीतती हुई मान रही थी, कांग्रेस का भरोसा था कि इस बार के हरियाणा चुनाव में वो जीत चुकी है, तो जीती हुई बाजी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस लाइन ने वो जीत भाजपा की झोली में डाल दिया। हिंदुत्व को अपने पाले में
ला कर खड़ा करने के लिए एक बार फिर भाजपा को ये समझ में आ गया। हरियाणा के नतीजों की बात करते हैं कि जब हरियाणा के नतीजे आए तो उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा को ये समझ में आ गया कि सबको साथ लेने से काम नहीं चलने वाला। हमारा जो मेन एजेंडा है हिंदुत्व का, हमें उसी पे काम करना होगा। मुख्यमंत्री के बाद आपको बता दें कि 5 अक्टूबर थाने में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये भाषण दिया कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बता दें मुख्यमंत्री का ये कहना कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, ये कहीं ना कहीं उसी लाइन का असर था जो 22 सितंबर 2024 को हरियाणा की रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटोगे तो बटो को लेकर कहा था। प्रधानमंत्री मोदी का जो लाइन था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, उसका असर देखने को भी मिल रहा था, जिसके बाद अब आज फिर से हिंदू के प्रमुख बता दें कि मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है ऐसा कहा। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को संगठित होकर चलना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ भाजपा फिर से अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर चलने के लिए तैयार हो रही है, तो वहीं विपक्ष भी अब जमकर इस पे हमलावर कर रहा है। विपक्ष की माने तो मोदी सरकार या भाजपा पूरी तरीके से जातिवाद की रणनीति कर रही है, लेकिन वही अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का कहना है कि हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे, हम तो हिंदुओं को संगठित होने की बात कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व की लहर चलाई थी उसमें कहीं ना कहीं अब भाजपा के बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री और अब हिंदू के प्रमुख मोहन भागवत भी इस लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को संगठित होकर चलना चाहिए। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता रत्नेश मिश्रा, सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी और राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से हम जानना चाहेंगे, आदित्य जी, जो भाजपा की लाइन है, आजकल भाजपा के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदुओं को एक होके रहना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के समय पे जो भाजपा भटक गई थी, वो कांग्रेस और बाकी दलों की तरह दूसरे ही दलों को जोड़ने के लिए काम कर रही थी, वो फिर से अब हिंदुत्व वाले मोटिव पे आ रही है वापस? क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, जैसा हरियाणा का हमारा चुनाव रहा, वहां पर जनता ने हमको हार का सामना कराया, हमारे हार हुई, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे संगठन की कमजोरी थी, बहुत सारी कमियां कांग्रेस में थी, जिसका मंथन अभी हाल ही में एक कमेटी बनी है और उसका लगातार यही काम है कि क्या क्या कारण थे जिसके वजह से कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। जबकि जनता में वहां लगातार हर मीडिया हाउसेज ने दिखाया, जनता ने दिखाया कि वहां कांग्रेस का वेव है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि वहां पे हमें हार मिली। लेकिन उसका ये जरा सा भी मुद्दा नहीं है कि हिंदुत्व और बनाम हिंदू बनाम ऐसा मुस्लिम कुछ हुआ हो जिसके वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। वहाँ कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कुछ कमियां थी, कुछ ऐसे एजेंडे थे जिसके वजह से हम हार गए। उसको मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगा कि हिंदू मुस्लिम की वजह से हार मिली। और रही बात यूपी में होने वाले उपचुनाव में, जो लगातार जिसकी तैयारी बहुत समय से लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है, तो वो मेरा मानना है उस पे भी जनता कतई हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाएगी, चाहे ये जितना डाइवर्ट करने का प्रयास करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्योंकि अभी हाल ही में अगर हिंदुत्व मुद्दा होता तो जो संसद का चुनाव जो गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को चित्रकूट और आपका अयोध्या, बस्ती, जो जो धार्मिक स्थल टाइप की नगरी थी, वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हिंदुत्व को लेकर जनता आजकल वोट कर रही है। जनता का वोट करने का जो बेसिक पॉइंट्स है वो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब रहेगा। और निश्चित तौर पे आगे चल के ये जो आने वाले उपचुनाव है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को
हार का सामना करना जी, ठीक है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, क्या कहना है, क्यों आखिर भाजपा वाले लगातार, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री और हिंदू प्रमुख मोहन भागवत का भी कहना कि हिंदुओं को एक होने का समय आ गया है, आखिर क्यों हिंदुओं को एक रहने का बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, अगर नहीं एक रहोगे तो फिर कटोगे, आखिर हिंदुओं को खतरा किससे है? क्यों भाजपा बार बार एक रहने की कोशिश कर रही है, सबको ये जता रही है कि हिंदुओं को एक रहना चाहिए? अर्चना जी, आपको और दोनों साथी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए अर्चना जी, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का सम्मान एवं उसका उत्थान तथा सनातन संस्कृति का जो ध्येय वाक्य है सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, और वैश्विक कल्याण का विचार जो है सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम का जी। वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के शासन का आधार है। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का इस संदर्भ में है कि अगर आप बटेंगे तो देश विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें आपको और काटेंगी और कमजोर करेंगी। अब वो ताकतें कौन है कौन नहीं है ये सारे लोग समझते हैं। कौन वहां पर हिंदूवादी ताकतों के साथ खड़ा होता है, कौन राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा होता है और कौन अलगाववादी ताकतों के साथ खड़ा होता है, किस पार्टी को लेकर शत्रु राष्ट्र के रक्षा मंत्री और मंत्रियों का बयान आता है, किस पार्टी को लेकर जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है उसका बयान आता है। तो ये सारी चीजें जनता देखती है और जनता स्पष्टता समझती है कि कौन राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहता है, कौन हिंदू सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए काम करना चाहता है और कौन देश के लिए खतरा है। अगर वो सत्ता में आ जाएगा तो देश का नुकसान होगा। ये हर एक प्रदेश और देश की जनता समझ रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान कि अगर बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री का कहना कि अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिलें सजाएंगे, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, मैंने वही बात कही कि ये बयान देश विरोधी ताकतों के लिए है। भाई हिंदू एक नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर से भगा दिया गया ना। बंगाल में वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश में हिंदू एकत्रित नहीं हो पाया तो उसको वहां से माइग्रेट करके भागना पड़ा ना। तो वही बता रहे हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो आपको कमजोर करेंगी। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसे अर्चना जी किसी समुदाय के विशेष में ले ले, किसी जाति विशेष में ले ले, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की गड़बड़ी है जी। भारतीय जनता पार्टी सदैव भारत के विचार के साथ खड़ी थी, खड़ी और आगे भी खड़ी रहेगी। एक और मुद्दा जो हमारे साथी ने कहा, आदित्य जी ने, कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारी क्योंकि कांग्रेस के संगठन ने तमाम सारी गलतियां की। मुझे लगता है कि आदित्य जी का प्रवक्ता का पद खतरे में पड़ गया है, क्योंकि ये उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। उनकी पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि हमारे संगठनात्मक कमियों के कारण हमारे, वो अभी भी वही वाला राग अलाप रहे हैं कि ईवीएम में 99% चार्जिंग थी इसलिए हम हार गए। ठीक है रत्नेश, और सबसे बड़ी बात अर्चना जी मेरा एक पॉइंट है, सबसे बड़ी बात, जिस सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाने की बात कर रही थी, वो सर्वे ही प्रोपोगेंडा का भाग था। सर्वे तो हरियाणा में हो ही नहीं पाया। जो लोग सर्वे करने गए उनको 4 लठैत लेके खड़े हो गए, गांव में घुसने ही नहीं दिया और कहा हम ये बता रहे हैं, ये वाला सर्वे में छाप देना। ठीक है, तो लठैतों का बनाया हुआ सर्वे हरियाणा में फेल हो गया। जुड़ी हुई है पूजा मिश्रा जी। पूजा जी, क्या कहना है, आपने भाजपा प्रवक्ता की बात सुनी और कांग्रेस प्रवक्ता की, क्या कहना है कि क्यों हिंदुओं को बार बार एक रहने की हिदायत दी जा रही है? पहले तो आपको नमस्कार रचना जी और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आज पुण्यतिथि भी है, उनको भी हम नमन करते हैं। और जिस तरीके से मैंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, वैसे ही जब मैं बोलना चालू करूंगी तो मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये भाजपा के प्रवक्ता के लिए खासकर है, क्योंकि मेरे इनके साथ में एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने इनको इंटरफेयर नहीं किया और ये बीच में इंटरफेयर करे इस बात के बावजूद भी कि नहीं करेंगे आप बोलिए। तो पहले जो है, हाँ जी अर्चना जी, तो इन्होंने दो तीन बातें आप शुरुआत में कह रही थी कि जो भाजपा पहले दलित को भी लेकर चलना चाह रही थी, मुस्लिम को लेकर के चलना चाह रही थी, नहीं चलना चाह रही थी। अगर चलना चाह रही होती थी अर्चना जी, तो जो है जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो लोकसभा
लोकसभा चुनाव में कम से कम एक टिकट तो दे ही देती मुस्लिम को, और जो 69,000 भर्ती में जो 19,000 जो आरक्षित सीटें खाई थी वो ना खाती, उधर तो खाया हुआ था। और उसके बाद में आ जाते हैं कि हिंदू की, ये बार बार करना चाह रहे हैं, पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं रिलीजन का पॉलिटिक्स में। इनका टारगेट ही यही रहता है कि किसी भी तरीके से करके हम एक ध्रुवीकरण क्रिएट कर दे, हिंदू मुस्लिम एंगल कर दे। आपको भी पता है कि जब आरक्षित सीटें खाई जा रही थी तो उसमें हिंदू नहीं थे क्या? वो दलित जो थे क्या हिंदू नहीं है क्या? सब हिंदू हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि किस तरीके से नफरत फैलाई जाए कि बटेंगे तो कटेंगे, मुजरा और न जाने क्या क्या। अभी मोहन भागवत जी भी जो है यही करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने हिंदू का ठेका नहीं ले रखा हुआ है, अब आप ठेकेदार, मैं नहीं मानती हूँ। मैं भी हिंदू सनातन धर्म से आती हूँ। अभी वसुदेव कुटुंबकम की बात चल रही थी कि वसुदेव कुटुंबकम ने कब कहा हुआ है कि नहीं किसी और के एक की तरफ नफरत फैलाइए? नहीं, वसुदेव कुटुंबकम कहता है कि भाई हम सब पूरा एक परिवार है, पूरा भारतवर्ष एक परिवार है और सबको साथ में लेकर के चलना है। ऐसे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। तो ये लगातार सिर्फ और सिर्फ नफरती राजनीति करना चाह रहे हैं। और अभी आप बार बार सवाल पूछ रहे थे कि कौन ताकतें हैं किसके अगेंस्ट में। मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री, हो सकता है ये क्षम्य हो जाए उनके लिए जो संवैधानिक पद पे नहीं है, उनके लिए एक बार के लिए क्षम्य हो सकता है, पर ये अक्षम्य है उनके लिए जो संवैधानिक पद पे हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता होने से पहले प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं जी, कि अगर मुख्यमंत्री और यहाँ तक प्रधानमंत्री और हिंदुओं के जो संरक्षक प्रमुख कहला रहे हैं, अगर वो इस बात को बोल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ तो बात होगी ना। अगर वो ये चीजें कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक संगठित होकर रहने का समय है तो कुछ तो बात होगी। देखिए अर्चना जी, हिंदुओं को प्रमुख मैं मानती हूँ शंकराचार्य जी को, जो चार हमारे शंकराचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, मैं उनको मानती हूँ। मैं आरएसएस के प्रमुख है भाई, वो हिंदू के प्रमुख नहीं है। आरएसएस के प्रमुख कब से हिंदू के प्रमुख होने लग गए? अगर वो हिंदू के प्रमुख हो रहे हो तो किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए कृत्य न कर रहे होते वो। मुझे लगता है कि आरएसएस को खुद को राजनीतिक दल घोषित कर देना चाहिए। वैसे भी वो अघोषित घटक दल है भाजपा का। तो मुझे लगता है कि हाँ, आरएसएस चीफ है मोहन भागवत जी, ये आप कह सकते हो, पर हिंदू के जो धर्म गुरु हैं वो तो भाई चार शंकराचार्य हैं। हम उनको ही मानते हैं कि चार शंकराचार्य हैं। अगर ये कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ नफरत फैलाना चाह रहे हैं। ये भाजपा को किस तरीके से बाय हुक बाय क्रुक गलत तरीके से सही पर जो है कुछ तो फायदा होना चाहिए, इस पे वर्क कर रहे हैं। अभी आपने हरियाणा के चुनाव की बात की, हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। आपको पता है कि 18 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ 500 का मार्जिन रहा है। इवन 32 वोटों से भी जो है ये वहां पे चुनाव जीते हुए हैं। और आपको पता है कि 11 जो है इनके वहां पे मंत्री लड़े थे, जिसमें से जो है 9 हार गए हुए हैं। तो ये बताता है कि आप कार्य किस तरीके से कर रहे हैं और आप क्या ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप यादव भी जुड़े हैं। दिलीप जी, आपने तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या लगता है जो हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या लगता है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषणों का नतीजा है, या क्यों आखिर भाजपा वाले लगातार हिंदुत्व को ही टारगेट कर रहे हैं कि हिंदुओं को एक होने का अब समय आ गया है? क्या कहना है इस पे आपका? देखिए अर्चना जी, हरियाणा का जो परिणाम है जी, वो लठैतों का कमाल है। लठैत आप जानते हैं ना, जो लाठी चलाते हैं, दबंगई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बूथ ईवीएम लूटते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, ये सब उन्हीं का कमाल है। और कोई वो हिंदू का मामला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए मोहन भागवत, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने कई बार बोला है, पूजा जी ने भी आपत्ति की जी। मोहन भागवत हिंदुओं के जो है आका नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, लेकिन वो बात हिंदुओं के हित की। अरे करने दीजिए। हिंदुओं के आका नहीं है, दूसरे हिंदुओं के नेता नहीं है, और ना ही हिंदुओं के संरक्षक हैं। और रही बात ये कि हम सनातनी लोग हैं जी। इस बात को मानना पड़ेगा कि हम सनातनी लोग हैं। सनातन धर्म में कोई हिंदू जाति पात ये सब नहीं था। आज आप जो है वोट लेने के लिए जो है अपनी तुच्छ राजनीति का प्रयोग करते हैं। आप जो है जब नौकरी देना हुआ, पूजा ने एक बात कही है, पूजा जी ने, कि जो है आरक्षण का मामला 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, तब वो जो है कहाँ थे? तब तो जो है वो दलित हो गए, ओबीसी हो गए, अहिर हो गए, गणरिया हो गए, कुर्मी हो गए, धानुक हो गए, चमार हो गए, पासी हो गए, वो हो गए। उनको तो जो है आपने जातियों में बांट के जो है नौकरी नहीं दिया।
और जब आपको जो है हिंदू मुस्लिम करना होता है तो बटोगे तो कटोगे। अब बात समझिएगा, बटोगे तो कटोगे। अरे बांट तो तुम रहे हो ना, हम नहीं बांट रहे हैं। बांट तो तुम रहे हो, तुम्हारी मानसिकता तुच्छ मानसिकता बांट रही है, और संवैधानिक पदों पे रहते हुए ये अक्षम्य कार्य कर रहे हो। ऐसे कृत्य, जघन्य कृत्य नहीं करना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि ये देश सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सभी का है। किसी के बाप की बपौती नहीं है। और इस बात को जो है इस मुगालते में न रहे लोग कि हिंदू मुस्लिम करके जो है हम राजनीति कर लेंगे, वो जमाना लद गया है। ठीक है, ये 2000 कंप्लीट कर लेने दीजिए, रोकिए नहीं, आप रोक देती हैं, हमको भी रोक रही हैं। हमारे छोटे भाई जो है मिश्रा जी को भी, जो रत्नेश मिश्रा भी रोक दिया था, पूजा मिश्रा का, नहीं रोकिए नहीं, बोलने दीजिए, पहला टर्न है, खुल के बोले। लोग जान गए हैं 2014 से योगी की सरकार 3 टर्म हो गए, और मोदी की सरकार और योगी की सरकार, सभी को जान गए हैं कि भाजपा सिर्फ जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इसको किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये समाज को बांटने की, एक जो है ब्राह्मणवादी मनोव्यवस्था को लागू करने का जो है इनका चाल है। इस बात से कोई जो है वो दो राय नहीं कि आप एक लेटरल एंट्री किसकी हुई? लेटरल एंट्री सिर्फ उन्हीं की हुई जो मोदी के बहुत ही करीबी लोग रहे। मैं बताऊं अर्चना जी, आप भी आईएएस बन सकती थी। उस लेटरल एंट्री से नुकसान किसका हुआ? सिर्फ जो है एक जाति का नहीं हुआ, वो सभी का हुआ। वो जो है जनरल सवर्णों का भी हुआ, बैकवर्डों का भी हुआ, दलितों का भी हुआ, इसके अलावा आदिवासियों का, मुसलमानों का, सभी का हुआ। कैसे हुआ? शायद आपका भाई भतीजा कोई भी जो है आईएएस बनके, सीनियर आईएएस बनके जा सकता था, आईएएस की सीढ़ी पे यूपीएससी देता, वो होता। इसके बाद जो है यहां अपने जो कुछ जो है पैसे वाले पूंजीपति वाले हैं उनको लाके आपने भर दिया। पिछली बार किया, इधर जो है विपक्ष ने जो है तमाचा मारा, आपने वापस कर लिया। तो ये भाजपा जो है सिर्फ राजनीति जो है बांटने की करती है, जोड़ने की कभी नहीं करती। और सबसे ज्यादा एक बात बता दूं, जितना राष्ट्रद्रोह का काम जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है लोग करते, चाहे वो जो है मस्जिदों में जो है मांस फेंकना हुआ या जो है मॉब लिंचिंग करना हुआ, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है दिलीप जी। और एक चीज मैं बहुत बधाई दे दूं अपने छोटे भाई रत्नेश मिश्रा को, नई पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी जो है पूजा जो है, रत्नेश मिश्रा पूजा, दोनों भाई बहन हैं, हाँ एक ही जो है गोत्र के हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं, रोका टोकी होता रहता है। ठीक है दिलीप जी, आपने कहा कि नफरत की राजनीति भाजपा फैलाती है, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि हिंदुओं के एक होने का समय आ गया है। हम कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहेंगे आदित्य जी, जब हिंदुओं का कहना है, भाजपा का कहना है कि हिंदुओं को एक हो जाए, लेकिन जब जातिवाद की बात, जो राजनीति विशेषज्ञ ने कहा कि हिंदू मुस्लिम ठीक है, लेकिन जहां जातिवाद की बात आती है, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, ये बातें तो सपा और कांग्रेस की तरफ से ही आती है ना। जातिवाद की बात थोड़ी ना भाजपा ने किया है। भाजपा तो नफरत नहीं फैला रही है, वो तो सीधे ये कह रही है कि हिंदू एक हो जाए। इसमें जातिवाद कहां से आ गया? देखिए, हिंदू एक होना जातिवाद नहीं है जी, तो भाजपा तो हिंदू एक होने की बात कर रही है। ठीक है, हिंदू एक हो जाएं, मुसलमान एक हो जाएं, देश सबका है, सब नहीं एक हो सकते, पूरे हिंदुस्तानी एक हो जाएं, एक होकर वोट करें, ऐसा भी तो वो कह सकते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तानी एक हो जाए, एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करना भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अभिन्न अंग रहा है, हिस्सा रहा है, जिसको वो छोड़ नहीं पाएंगे और करते रहेंगे। ठीक है, बात मुद्दों की करेंगे, जो आने वाला उपचुनाव है वो बिल्कुल मुद्दे पर। लेकिन इसी देश में आदित्य जी, इसी देश में जो मुसलमानों के नेता होते हैं वो तो खुलेआम कहते हैं कि मुस्लिमों को एक होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हिंदुओं के नेता हिंदुओं को एक होने की बात कह सकते हैं? तो मुसलमानों को एक होना चाहिए जो कहता है, तो हम कहाँ उनके साथ खड़े हैं?
हम तो उनका भी विरोध करते हैं कि वो गलत बोलते हैं। सबको एक होना चाहिए। ठीक है। आज ये देश के जो हालात हैं, अगर सब एक नहीं हुए, चाइना आप देखते जाइए, आज लद्दाख में घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, कल कहां कहां तक आएगा चाइना। यह सबके एक होने का समय है। आज जिस तरह से मोदी जी के आ जाने के बाद लगातार हम लोग जितना आसपास का हमारा घरेलू संवाद जितने भी राज्य से था, राष्ट्र से था, आज कहीं ना कहीं नेपाल भी हमसे नाराज है और चाइना लगातार बढ़ते जा रहा है। आएंगे हम आपके पास जी आदित्य जी। बिल्कुल, ये सब देखते हुए तो हमको लग रहा है कि अंतर कला जो हमारे अंदर मचा हुआ है, हिंदू जग जाए, मुसलमान कोई जगा रहा है, कोई हिंदू को जगा रहा है। अरे भाई, भारत के नौजवानों को जगाइए। भारत के नौजवानों की चाह है उनको रोजगार मिले। ये जो 4 साल का रोजगार आप दे रहे हैं संविदा वाला, वो नहीं चाहिए। उनको संपूर्ण रोजगार चाहिए, उनको एश्योरेंस चाहिए कि जॉब गारंटी है इस देश में, ताकि उनको विदेश ना भागना पड़े। अभी आपने देखा इजराइल लगातार भेजा जा रहा है भारतीय नौजवानों को। अभी मुझे पता चला सिद्धार्थ नगर के बहुत सारे नौजवान वहां पहुंचे हुए इजराइल में। ऐसे ही हमारे बस्ती जनपद के, खलीलाबाद के, बलिया के, मऊ के, जगह जगह के नौजवानों को वहां पर नौकरी के नाम पर भेजा गया और आज वो वहां पर फंसे हुए हैं। इस तरह से ना हो, हमें हमारे देश में ही रोजगार मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। बाकी हिंदू जगाइए, मुसलमान जगाइए, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर यह है कि हिंदू मुसलमान के जगाते जगाते हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के बारे में भी सोचिए। ठीक है आदित्य जी, आपके पास आएंगे फिर से। रत्नेश जी, क्या भाजपा चुनाव के लिए हिंदुओं को एक होने का राग अलाप रही है? देखिए अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि तीन लोगों के सवाल है मेरे सामने, मुझे तीनों का जवाब देना है। और देखिए, मेरी एक आदत है, जो बोलता है मैं सबका एक एक पॉइंट नोट कर लेता हूँ। मैंने ये लिख दिया समाजवादी पार्टी की पूजा मिश्रा ने कौन कौन से पॉइंट रखे, फिर मैंने लिख लिया कि राजनीतिक विश्लेषक ने कौन कौन से पॉइंट रखे, फिर मैंने नोट कर दिया। अब सुनिए तो मैडम, सुनिए तो मैं एक एक पॉइंट वाइज जवाब दूंगा, तो प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मुझसे सवाल पूछिए। ठीक है रत्नेश जी, समय कम रहता है इसलिए बोलना पड़ता है। आप फिलहाल जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रही जी बिल्कुल। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहन ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात की। तो देखिए, इनका दलित है अजीत प्रसाद जैसा अपहरणकर्ता, हमारे दलित है द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद। इनके पिछड़े हैं नवाब सिंह यादव जैसे बलात्कारी, हमारे पिछड़े हैं भूपेंद्र यादव, मोहन यादव, बाबूलाल मरांडी। इनके अल्पसंख्यक हैं मोहित खान जैसे बलात्कारी, हमारे अल्पसंख्यक हैं शाहनवाज हुसैन, कायम मेहंदी, यासिर जिलानी जैसे राष्ट्रवादी युवा। तो इनके दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक में और हमारे दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक में क्या अंतर है, ये देश की जनता समझ जाए। समाजवादी पार्टी ने की प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैं बड़ा अनुत्तर हो जाता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब इनको सरकार आने पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाना होता है तो इनको कोई दलित नहीं मिलता, इनको कोई अल्पसंख्यक नहीं मिलता। मिलता कौन है? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। तो ये तो इनका जो सपा का जो पीडीए है वो तो यहीं पर ध्वस्त हो जाता है। जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता है तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कोई अन्य जाति का पिछड़ा या दलित या अल्पसंख्यक इनको नहीं मिलता। जब नेता प्रतिपक्ष बनाना होता है विधानसभा में तो इनको कौन मिलता है? या तो अखिलेश यादव या तो शिवपाल यादव। वहां पर कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नहीं मिलता। तो जहां पर संवैधानिक, मैडम आपके बीच में नहीं बोला, जब बोल रहे थे तो बोलिए आप। जहां पर संवैधानिक रूप से उनको मजबूत करने की बात कम से कम अभी वर्तमान में जहां पर संवैधानिक रूप से उनको मजबूत करने की बात होती है, वहां पर ये केवल अपने परिवार की बात करते हैं, जी रतेश, दूसरे की बात नहीं करेंगे। अरे मैडम, मैंने जो आपने पॉइंट बोले थे उसी के जवाब मैं दे रहा हूँ, बस मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बस पॉइंट वाइज जवाब दे रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे भी वो जो संविधान आप लोग लहराते हैं वो मुझे भी अधिकार देता है सवाल पूछने का, एज एन इंडिविजुअल सिटीजन। ठीक है रत्नेश जी बोलिए। केवल समाजवादी पार्टी पे ही लागू नहीं होता, वो उसके अधिकार मुझे भी जो 12 से 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो मेरे ऊपर भी लागू समाप्त हो जाएगा। मैडम अभी और जवाब देना है। हाँ बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए आप। हाँ, अब आ जाते हैं जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सनातन धर्म में जाति पाति नहीं है, इसको तो हम शुरू से कहते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ। लेकिन अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अरे जी तुम मौर्य हो, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो। राहुल जी भी तुम यादव कुर्मी, ये कभी ये नहीं कहते।
कि भैया मुस्लिमों में मुसहर कौन है, खान कौन है, पठान कौन है, अंसारी कौन है? क्यों नहीं करते आप उनके यहाँ जातियों की बात? डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिटिक्स सपा और कांग्रेस खुले तौर पर करती, उनके बयान देखिए तो पता चलेगा। और एक चीज, ये लोकतंत्र है, आप लोगों को राजनीतिक दलों को जनमत और जनादेश का सम्मान करने की आदत डालनी होगी। अभी 2 प्रदेशों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं बनी ना, लेकिन हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि वहां गलत तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई। हमको पता है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां की जनता ने मैंडेट दिया, वो सरकार बनाएंगे, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो कांग्रेस वाले कहने लगे अरे जी भाई ये चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है, ईवीएम 99% चार्ज थी, ये तो पूरा मैनिपुलेशन हुआ है। पहली बात, विपक्षी दलों को जनादेश स्वीकार करने की आदत डालनी होगी। हम भी जम्मू कश्मीर में आ रहे, हमने स्वीकार किया, हरियाणा में जीते, सरकार बना रहे हैं। दूसरी बात जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कही कि ये देश सबका है, एक पॉइंट और है, कांग्रेस वाले का भी जवाब दे दूं। जो कांग्रेस के साथी ने कही कि देश सबका है, बिल्कुल मेरे भाई, देश सबका है। हमें अल्पसंख्यक कलाम जैसा यहाँ मंजूर है, यासीन भटकल, रियाज भटकल जैसा अल्पसंख्यक हम इस देश में नहीं रहने देते। आपको अगर कलाम जैसा बनना है तो आपका स्वागत है। यासीन भटकल और रियाज भटकल का हम इनकाउंटर कराएंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे। उनके साथ हम जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने वाले। तो इस देश की जनता ने ये समझ लिया है कि ये जो दोहरा रवैया है विपक्षी दलों का, उनका ये दोहरा रवैया देश की जनता को समझ में आ गया है। समय है, पुनर्विचार करिए। क्या आप देश और प्रदेश की जनता के मूड को समझ पा रहे हैं? क्या जनता जिन मुद्दों पर मतदान करती है, क्या आप उन मुद्दों के साथ जा पा रहे हैं? यहाँ सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की बात करती है, इसलिए हमको बहुमत मिलता है। ठीक है रत्नेश जी, हम पूजा जी के पास जाना चाहेंगे। जी पूजा जी, बताइए क्या कहना है, क्यों बार-बार हिंदुओं को एक होने की बात कही जा रही है? अर्चना जी जो है अभी बहुत कहते कलाम जैसे जो है हम अल्पसंख्यकों का स्वागत करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर हैं, इन्हीं की पार्टी में आज भी जो है जाती हैं, गवाहियां देने के लिए तारीखों पे जाती हैं, और आपको पता है कि उसके कृत्य में जो है इन्वॉल्व थी। मैं इस पे बात नहीं करके अभी आ रहे थे, काउंट करा रहे थे नाम, मैं बस एक नाम काउंट कर देती हूँ कि नायब सिंह की बात की इन्होंने, जो है नवाब सिंह की, सॉरी, जो आरोपी है बलात्कार का, उस पर सजा भी होनी चाहिए, पर उसको कहते हैं हमारे पार्टी का है, पर उसको बचाने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष भाजपा के जाते हैं, 5 घंटे बैठे भी रहते हैं कन्नौज के। तो ये तो इनकी मानसिकता है। अगर ये कह रहे हैं कि देश सबका ही है तो इनको बार-बार हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब ये कह रहे कि हम तो नहीं कह रहे कि हम आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अरे आप हिम्मत दिखिए, हम कह सकते हैं, आप अपने ऊपर कैसे प्रश्न उठाएंगे? अगर आप ये कहते हैं कि गलत तरीके से जम्मू कश्मीर में आप आ रहे हैं तो आपके ऊपर खुद के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा। आप जो है विपक्ष से ज्यादा लीडर पीट रहे होते हैं आपको। मोहित खान का मान नहीं निकलेगा इससे। अरे भाई बहन का झगड़ा ऐसे न करिए टीवी पे, क्योंकि जो है वहां पे डीएनए टेस्ट का परिणाम आया, जो एक्यूज कह रहा था वो नेगेटिव आया। अरे बताइए ना मोहित खान, अरे गैंग रेप के मामले में पूजा जी कि जो मैंने पहले इसीलिए बोला था, मैंने फर्स्ट टाइम इसीलिए बोला था कि ये भाई साहब इंटरफेयर करेंगे, गलत बातें होते हैं, और जब तक जितने दिया जाने लगेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर शरण रहेगा, ये कार्रवाई नहीं करेंगे अगर कुलदीप सिंह सेंगर रहेगा, ये कार्रवाई नहीं करेंगे अगर सौरभ श्रीवास्तव रहेगा, ये कार्रवाई नहीं करेंगे अगर इनके आईटी सेल का कार्यकर्ता रहेगा, ये कार्रवाई नहीं करेंगे अगर राम रहीम रहेगा, उसको पैरोल पे कार्रवाई, जब चुनाव रहेगा उड़ता चला जाएगा। अरे आपको अधिकार ही नहीं है बच्चियों की, महिलाओं की, देश की बात करने की। देश को जितना आपने गर्त में डाला है, इतना गर्त में किसी ने नहीं डाला। जैसे कि मुस्लिम कहते हैं कि जो है मुस्लिम इकट्ठे हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके प्रवक्ता ने कहा कि सभी देश वाले ज्यादा बात करनी चाहिए, उसके बावजूद भी आप सुप्रीम पे आ रहे हैं, आप सब उनका भी साथ नहीं दे पाते ये कायदे से, बारे मजबूरी। अरे असंवैधानिक पद पे बैठ करके जो भी कार्य करते हैं वो सारा बर्दाश्त नहीं होती। आपने अपनी हमारी पार्टी जाते ना वही कल्चर शो करेंगे, अपने अपेक्षा भी नहीं हो सकती है, क्या वही कल्चर शो करेंगे? मजबूरी, वीरेंद्र बहादुर पाल की मजबूरी, कुल मिला के बलात्कार आप जो मजबूरी। है एमएलसी बनाइएगा, अशोक चौहान को एमएलसी बनाइएगा,
हेमंत बिश्व शर्मा को आप जो है रत्नेश जी, उनकी पूजा फाइल जी, ही नहीं खुलेगी। समय आपने समाप्त हो फाइल रहा है। आपके आदित्य जी को फाइल बात खोला करना नहीं। आदित्य जी, हमारे पास समय फाइलें मोहित खोल खान के का जनता अपेक्षा की नहीं कुछ बोल नहीं पाई। किया है, सवाल का जनता आपको जवाब जवाब दे देती दीजिए। रहेगी। अब कितना भी क्यों आखिर ध्रुवीकरण कर लीजिए, हिंदुओं कितना भी की मुद्दा बात उठा कही जा रही लीजिए। है बार बार? देखिए, हिंदू समुदाय बहुसंख्यक समुदाय है जी, और चुनाव आ गया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुसंख्यक की राजनीति करती है और बहुसंख्यक को लेकर चलती है, बहुसंख्यक की बात करती है, तो चुनाव में उसको मुद्दा बनाकर वोट का लाभ लेती है। ठीक है, पर जब उनके लिए काम करने की बारी आती है तब भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि कौन बहुसंख्यक, तब वो बांट देती है लोगों को सवर्ण और ओबीसी और दलितों में, और रोजगार देने का जब का नाम आता है जी। तो रोजगार नहीं देती है, दलितों पर अत्याचार करती है। एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए पूरे भारत का, जब आप देखेंगे एनसीआरबी का डाटा तब आपको पता चलेगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। वहां दलितों पर सर्वोच्च अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं आए दिन निरंतर। जी आदित्य जी, हो सकता है इसी का खामियाजा इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ा हो, और अब भाजपा उसी से सीख ले रही है कि फिर से वापस अपने पुराने एजेंडे पे आ रही है। देखिए, तब ये मनुवादी हो जाते हैं जब ये सत्ता में आ जाते हैं, और जब सत्ता इनको लगता है चुनाव आ गया हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं जी। तो इनको हिंदुत्व का एजेंडा समझ में आता है। ठीक है, तब ये बोलते हैं दलितों अर्चना जी, मेरा एक पॉइंट है कांग्रेस प्रवक्ता की बात पे, प्लीज रत्नेश जी को आदित्य जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रधानमंत्री का कैबिनेट मेरा एक 10 सेकंड का पॉइंट है। इस सत्ता में भी है, पूरे समय इन्हें बोलना भी है। प्रधानमंत्री जैसे 2 घंटे बोलते हैं, उसके बाद बोलते मुझे बोलने नहीं दिया गया। यही हाल भाजपा के प्रवक्ता का भी हो रखा है। पूरे समय यही बोलेंगे, उनको लगता है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आदित्य जी को अपनी बात कर लेने दीजिए। अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं देंगे, वो ओबीसी पिछड़ा समुदाय को उनका हक नहीं देंगे, पर जब चुनाव की बात आती है तो हिंदुत्व 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 का एजेंडा ले आते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी और बांटने वाली राजनीति है, ये ज्यादा दिन सफल होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, एक बार इन्होंने लोकसभा के चुनाव में इनको मुंह का खिलाया और ये आने वाले उपचुनावों में भी इनको मुंह का खिलाएगी। ठीक है, दिलीप जी मुद्दे पे अपना आखिरी कमेंट। देखिए, जिस हिसाब से जो है दोनों भाई बहनों का जो है लड़ाई हो रहा था, ये जो है बड़ा भाई है रत्नेश बड़ा भाई है, और छोटी बहन उसकी पूजा है, और उसकी आवाज को दबा रहे थे। दबाया ना करो भाई, हाँ नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। छोटी है, उसको जो है सुना करिए। और रही बात जो है, जैसे अभी रत्नेश जी ने एक चीज पूछा कि मोहित खान की बात, नवाब सिंह की बात, निश्चित तौर पे जो है समाजवादी पार्टी से नवाब सिंह जो है जुड़े रहे, डिंपल यादव के साथ जुड़े रहे, लेकिन मौजूदा समय में पूजा ने नहीं दिया था जवाब, इस वजह से हमें देना पड़ रहा है अपने छोटे भाई को, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता बन चुका है। तो आज वही जो है भारतीय जनता पार्टी के, आप पता कर लीजिए, सारे जो है नेता नवाब सिंह यादव को बचाने में लगे हैं। रही बात मोहित खान के जो है केस में, मैं खुद जो है हाई कोर्ट देख रहा हूं, और उसकी जो है बेल खारिज हो गई है हाई कोर्ट से, लेकिन मोहित खान उसमें जो है, जो उसका डीएनए टेस्ट हुआ वो नहीं रहा, उसके नौकर का रहा। अब कैसे था वो अलग की बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो है हमारे छोटे भाई ने जो है बड़ी बड़ी बातें कर दी। ये नहीं कहेंगे कि मोहित खान के समय में जो है अयोध्या में जो बलात्कार, मंदिर में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार उस जो है सफाई कर्मी के किया, जो जिसको जो है अपहरण करके ले गए, उसके साथ जो इंसाफ नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त रहे। यही भारतीय जनता पार्टी है जो आईआईटी बीएचयू की लड़की के साथ गलत व्यवहार किया गया, उसके साथ जो है फोटो खींचे गए, और वो आईआईटी सेल के लोग, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे जो है जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो भी हो, सबके साथ खड़े रहे। आप अपने कृत्यों को न छिपाए। रही बात, एक बात है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह अखिलेश यादव ये पार्टी में रहे हैं। निश्चित तौर पे जो है जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां होती है, आपकी भी पार्टी जब बनी थी शुरुआत में, जनसंघ हुआ करती थी, उसकी भी हालात यही थे। दिलीप जी, और मुद्दे नहीं, मैं मुद्दे पे बता रहा हूं, और 2 मिनट रुक जाए। तो इसके अलावा जो है सभी के साथ होता है, क्षेत्रीय पार्टी है तो होंगे। माता प्रसाद पांडे जो है इस समय बनाए गए हैं। रही बात जो चुनाव का मामला है, हिंदू मुसलमान का मामला है, जो जातियों का मामला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ देख चुका है जो है लोगों ने,
क्योंकि जो है न वो सवर्णों की है, 69,000 शिक्षक भर्तियों में सवर्णों का भर्ती कर दिया, लेकिन उन्हीं के जो है दलितों को रहने दिया, पिछड़ों को नहीं रहने दिया, इसके बाद वापस लाए हैं। अब वो बेचारे सवर्ण लड़के जो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, वो जाएंगे कहां? तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी छद्म राजनीति करती है, अपने फायदे के लिए करती है। मेरा भाई जहां पहले था वही वापस चला जाए। ठीक है दिलीप जी, लेकिन फिर बात वही सवर्ण ठाकुर की, भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही है, जातिवाद की बात मैं नहीं वही तो कर बात रही कर रहा है, हूं। मुद्दा हिंदुत्व का है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर भाजपा हिंदुओं को एक होने की बात कर रही है तो विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? हिंदू दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि हमारे साथ हिंदू खड़े नहीं है। क्यों? मलाई काटना होता है तो हिंदू हिंदू का नाम लेके जो है आप वोट लेते हैं, पद पा जाते हैं, इसके बाद कहते हैं कि अरे आप जो है नेता बनाया। आप देखिए केशव मौर्य जी को, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसके बाद चीफ मिनिस्टर बनाना था, लाके योगी जी को पटक दिए। दूसरे जो है मनोज सिन्हा की बात चल रही थी, वो जात के भूमियार थे, उनको बात चल रही थी, उनको हटा के उनको कर दिया। आप बात को समझिएगा, यहां पे सिर्फ जो है छद्म राजनीति है, जात की राजनीति है। और जिस हिसाब से जो है भाषा रहती है योगी जी की, आप अगर सुन लें तो आप किसी भी प्रकार से, मैं ये हमारा छोटा भाई जानता है, रत्नेश बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो है भाषा क्या होती है और भाषा की मर्यादा और संहिता क्या होती है। हम तो यही कहेंगे आपके मन से कि वापस आ जाओ घर। जी रत्नेश जी, क्या कहना है? क्योंकि सवाल बार बार ये कि भाजपा सबको बांटने की राजनीति कर रही है। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़े शब्दों में आप अपना जवाब दें। जी मैं जल्दी से जवाब दूं। देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी आदित्य भाई ने एक बात कही थी कि दलित को हम मौका नहीं देते, लेकिन भाई साहब कर्नाटका में 385 करोड़ रुपए SC/ST वेलफेयर का खा गई कांग्रेस की सरकार। क्या ऐसे उनके वेलफेयर फंड के पैसे में घोटाला करके क्या SC/ST का वेलफेयर करेंगे आप? दूसरी बात जो हमारे साथी ने यादव जी ने कही कि DNA मैच नहीं हुआ, तो देखिए जात के बताया करो। अच्छा ठीक है चलिए। अब हुआ क्या कि जब DNA टेस्ट होता है अर्चना जी, तो DNA टेस्ट में अगर गैंग रेप हुआ है तो भ्रूण उसी का रुकता है जो सबसे युवा होता है। उसमें चूंकि एक ज्यादा थी, मैडम साइंटिफिक चीजें बतानी पड़ेंगी, मैडम साइंटिफिक चीजें बतानी पड़ेंगी ना, बिना जो विज्ञान है वो तो शाश्वत है ना। आप अपनी बात अरे आप ऐसे बीच में टोकेंगे तो कैसे बोलूंगा? अब तक तो मैं बात कर बोलिए। ठीक, तो डीएनए टेस्ट में चूंकि राजू खान का इसलिए वहां पर DNA मैच हुआ क्योंकि भ्रूण उसका रुका। लेकिन गैंग रेप के मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि पीड़िता के बयान जो होते हैं वही क्या कहते हैं सबूत माने जाएंगे, उसका बयान ही सबूत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा एक बात कही कि दलित की बात जो हमारे साथी ने कही, देखिए हमने बताया अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से कैंडिडेट है, उन्होंने रवि तिवारी का अपहरण किया, रवि तिवारी को अपनी गाड़ी में बंद करके मारा, उनको जान से मारने की धमकी दी, और वो रवि तिवारी पुलिस के सामने रो रहे थे, बता रहे थे अजीत प्रसाद मुझे मार देता अगर पुलिस सही समय पर ना पहुंचती। तो क्या अजीत प्रसाद के जैसे दलित को लेकर क्या सवर्णों की हत्या करवाना चाहती है समाजवादी पार्टी? क्या सवर्ण युवाओं को पिटवाना चाहती है समाजवादी पार्टी? क्यों समाजवादी पार्टी ने इस बात का विरोध नहीं किया कि रवि तिवारी जैसे ब्राह्मण चेहरे को अजीत प्रसाद ने गाड़ी में पीटा और उनका अपहरण किया? आप जो भाई साहब मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं वापस आ जाऊं, तो भैया आप वहां पे प्रवक्ता थे, बात समझिएगा, मुझे दर्द हो रहा है, आपसे दिल्ली लगाओ, अच्छे वक्ता हैं आप। दिलीप जी पर्सनल मैं जवाब, दिलीप जी मैं जवाब दे दूं भाई साहब। देखिए मैं क्यों आया ये सब जानते हैं। मेरी राजनीतिक पहचान बदल सकती है, लेकिन मेरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान हिंदू और सनातनी की थी, वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। राम का अपमान कोई भी करेगा मैं उसको ठोकर मार दूंगा, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मेरे लिए राम महत्वपूर्ण है, और राम का अपमान करने वाले के साथ मैं मंच शेयर नहीं कर सकता था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर राम पे ठेस पहुंचाई जाती है तो भारत के विचार को ठेस पहुंचाई जाती है, क्योंकि इस भारत का विचार ही राम के विचारों पर टिका हुआ है। और राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकराकर कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल सुसाइड किया था। मैं उनके पॉलिटिकल सुसाइड में साझेदार नहीं। राम सभी के हैं, राम सभी के हैं।
उनको सुकून से रहने फिर दीजिए। कांग्रेस और सपा आज तक क्यों नहीं गई भाई? आज तक अखिलेश यादव की राजनीति के दर्शन करने नहीं गए। किसी के कहने से नहीं जाएगी, किसी के कहने से हम भी नहीं गए। हम सुने, दिलीप जी, मैं खुद पूजा करता हूँ, 1 घंटा पूजा करता हूँ। चले जाना चाहिए था ना। ठीक है, अब तो किसी पार्टी का पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज जाना चाहिए ना। पूजा जी 1 मिनट, हम एक जवाब दे दें इनका। अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी का अपहरण करके उसको मारा पीटा और उसके जो है जान से मारने की जो है मतलब बच गया वो। इसका मतलब आप मानते हैं कि जो है योगी सरकार के पास जो है लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। आप बात समझिएगा। नहीं है, नहीं है। पूरी बात आप जो है एक जात विशेष को टारगेट करते हैं। अपने बयान में आपने यही कहा कि जो है बच गया। इस बात को मानते हैं कि जो है योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। दिलीप जी को भेज दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। दिलीप जी को भेज दीजिएगा। और हमने अजीत प्रसाद पे मुकदमा दर्ज किया है, चार्जशीट वो अलग बात है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छुपकर बच नहीं पाए। बात हिंदुत्व की हो रही थी कि क्यों भाजपा के नेता आजकल हिंदुत्व को जोड़ रहे हैं और हिंदुओं को एक होने की बात कर रही है। तो वही कहीं ना कहीं भाजपा के जरिए जब हिंदुओं को एक होने की बात कही जा रही है तो विपक्षी खेमे में हलचल मस्ती दिखाई दे रही है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दशहरा ये याद दिलाता है कि हमेशा धार्मिकता की जीत होगी। जीत और प्यार के आशीर्वाद को संजोने का समय। आपको प्यार, हंसी और मीठी जीत से भरे दिन की शुभकामनाएं। आइए अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का जश्न मनाएं। झारखंड को सुंदर और साफ बनाएं। सभी देश और प्रदेशवासियों को जीवन में हमेशा सही चीज के लिए लड़ने की ताकत से भरपूर विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड सरकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे। इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है, तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी। छोटेलाल। सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ा? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है।
नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जौहार, जय झारखंड। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के बरदान होंगे। कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में